Hello dear students, welcome to the classical theory of income and employment part 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्लासिकल थियोरी जिन अजम्पशंस पे बेस्ड है उनको डिस्कस किया था। पार्ट 2 में लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में हमने स्टडी किया था और पार्ट 3 में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम की। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या था, जो बेसिक अजम्पशन थी वो थी सेज लॉ कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और उनके हिसाब से जो भी इनकम हाउस होल्ड अर्न करते हैं, मतलब द एंटायर इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड्स विल बी एक्चुअली स्पेंड। वो जितना प्रोडक्शन होगा उतनी इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट होगी और वो जो इनकम है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे खर्च कर दी जाएगी। पर एक्चुअली में क्या होता है, हमारी इनकम का जो एक पार्ट होता है इट माइट बी सेव्ड। हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट है उसको सेव करते हैं और सेविंग्स जो हैं वो जो एक्सपेंडिचर फ्लो है या जो इनकम फ्लो है उसमें विड्रॉल और लीकेज रिप्रेजेंट करती है। अब ऑब्वियसली जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से या एक्सपेंडिचर फ्लो से कुछ इनकम बाहर आ जाएगी सेविंग के रूप में, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। बट जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे दे डिनाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एज दे आर्ग्यूड दैट जितना सेव किया जाता है, हाउस होल्ड्स जितना सेव करते हैं दैट विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। अकॉर्डिंग टू देम एवरी रुपी सेव्ड बाय हाउस होल्ड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है दैट विल बी इक्वल टू सेविंग्स डन बाय द हाउस होल्ड। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है दैट वुड बी इक्वल टू एस सेविंग्स। और इवन जो आउटपुट होता है उसमें भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों होती हैं। इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से व्हेन इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, सप्लाई गोज ऑन क्रिएटिंग इट्स ओन डिमांड एंड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी तरीके से डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड नहीं होगी, फॉल इन आउटपुट नहीं होगा और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट जनरेट करेंगी, इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होगा और जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो इकोनॉमी में प्रिवेल करेगा। अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम की, कैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन होती है। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट है हमेशा सेविंग्स के बराबर हो कि जितना हम सेविंग कर रहे हैं उतना इन्वेस्ट कर दिया जाए। पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ब्रिंग्स अबाउट इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इस तरह से कैपिटल मार्केट में चेंज होता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाते हैं। अब ये हम तो इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज डिटरमाइंड इन द कैपिटल मार्केट बाय सप्लाई ऑफ सेविंग्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर वुड बी बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी। ऑन द अदर हैंड जो सेविंग्स हैं दीज आर टेकन टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट द लार्जर द सेविंग्स एंड वाइस वर्सा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी, इंटरेस्ट रेट कम है तो सेविंग्स भी कम होंगी। और जो कैपिटल मार्केट है वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इक्विलिब्रियम में होगा जिस पे डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ सेविंग्स। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सप्लाई ऑफ सेविंग्स
और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में प्रिवेल करेगी। जैसे ये ग्राफ आप देख सकते हो, जो ग्राफ ए है इसमें आप देखिए, जो ये इन्वेस्टमेंट कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेविंग कर्व है विच इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, शोइंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग्स। तो पॉइंट ई पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में प्रिवेल करेगी दैट इज़ I0, क्योंकि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, I इज इक्वल टू S। अब क्या होता है, जो क्लासिकल थियोरी जो है वो ये कहती है कि अगर किसी भी कारण से प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस अगर बिजनेस फर्म्स को लगता है कि कम हो रहे, जैसे रिसेशन या डिप्रेशन के केस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस जो हैं फर्म की वो कम हो जाती, तो उसके कारण क्या है, जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगा दैट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, और उस केस में जो इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें सप्लाई ऑफ सेविंग्स एक्सीड इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो जो सप्लाई ऑफ सेविंग्स हैं वो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होंगी। अब सप्लाई ऑफ सेविंग्स ज़्यादा है और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट है, तो इससे क्या होगा, दैट विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल फॉल, और उस जो डिक्रीज इंटरेस्ट रेट है उस पर जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है वो फिर से बराबर हो जाएंगे। तो क्लासिकल थियोरी के हिसाब से जब इंटरेस्ट रेट कम होगी, जब बिजनेस फर्म्स के लिए प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कम है, रिसेशन या डिप्रेशन के कारण इन्वेस्टमेंट कम है, और फिर जो इंटरेस्ट रेट है, चूँकि सेविंग्स ज़्यादा हो गई प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गई। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियोरी द लोअर इंटरेस्ट रेट इंड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट, है ना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देयरफॉर एज अ रिजल्ट अ फॉल इन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। उसके अलावा क्या है, इंटरेस्ट रेट कम होते ही क्या होगा, सेविंग्स विल डिक्लाइन, क्योंकि सेविंग्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी एंड वाइस वर्सा। पर जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरी तो क्या होगा, सेविंग्स डिक्लाइन होंगी, और सेविंग्स डिक्लाइन होने का मतलब क्या है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड। हमारी जो कंजम्पशन डिमांड है वो बढ़ गई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम हुई तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी, सेविंग्स कम होने के कारण जो कंजम्पशन डिमांड है वो हमारी बढ़ गई। Thus, shift in investment demand curve to the left results in lowering of rate of interest, which leads to more investment and consumption demand. और इसका मतलब क्या है, जो aggregate demand है it is not affected, and it is clear that due to adjustment in interest rate, even decline in an investment does not give rise to डिमांड डेफिशिएंसी प्रॉब्लम। इंटरेस्ट रेट का जो एडजस्टमेंट हुआ है उसके कारण जो डिमांड डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं होगी, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में दैट विल कंटिन्यूज टू प्रिवेल, इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा। इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट I0 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो I0 पे उस पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर है। हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर्व है दैट इज़ II,
नाउ इन रिसेशन और डिप्रेशन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है, तो जो कर्व है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड, डाउनवर्ड। ये तो हमारा जो नया इन्वेस्टमेंट कर्व है दैट इज़ आई डैश। अब यहाँ पे क्या है, जो सेविंग्स हैं वो के ई के बराबर ज़्यादा है ना। इस केस में जो हमारी ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट है I0, उस पर सेविंग्स आर मोर देन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ सेविंग्स आर मोर देन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, और कितना के ई के बराबर जो डिमांड है वो ज़्यादा है, सेविंग्स ज़्यादा हैं। तो उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो I0 से कितनी हो जाएगी I1, और जो इक्विलिब्रियम है वो सेट हो जाएगा पॉइंट बी पे, ठीक है। और उस केस में आप देख सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा हमारा OT2 से, पहले इन्वेस्टमेंट कितना था OT2, उससे बढ़ के इन्वेस्टमेंट कितना हो गया OT1, और जो सेविंग्स हमारी पहले क्या थी OT0, सेविंग्स हमारी क्या थी OT0, वो घट के कितनी हो गई OT1। तो T2 T1 के बराबर हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ गया, और T0 T1 के बराबर हमारी जो सेविंग्स है वो डिक्लाइन हो गई। तो और सेविंग्स डिक्लाइन होने का मतलब क्या है, जो कंजम्पशन डिमांड है वो T0 T1 के बराबर बढ़ गई। तो ये आई थिंक ये क्लियर है कि जब इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट होता है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है, उससे क्या होता है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाती है, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो अफेक्ट नहीं होती है। सो इट इज़ क्लियर दैट ड्यू टू एडजस्टमेंट इन इंटरेस्ट रेट, इवन डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट does not give rise to demand deficiency problem and full employment continues to prevail। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जो चेंज आता है उससे इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, कैपिटल मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम में हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी नहीं होती है, और इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। So this is all about capital market equilibrium according to classical theory of income and employment। Thank you for watching। Stay tuned for next video जिसमें हम quantity theory of money के बारे में बात करेंगे। Please like, share and subscribe my channel।